अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और आज 27वीं रमज़ान है। ये वो बाबरकत रात है कि जिस शब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और इसी निस्बत से हम इसे अल्लाह ताला की नेमत गर्दानते हैं। और कायद आज़म ने भी फरमाया था कि इसे इस्लाम की तजर्बा गाह बनाएंगे और सभी अक़लियतें भी यहाँ आज़ादाना रहेंगी। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि आज कोई भी सियासी जमात एक पेज पर नहीं है और सभी ज़ाती अना, तकसीम और ज़िद की वजह से वतन अज़ीज़ को टुकड़ों में बांटने के दर पे हैं। ना कायद के अफकार पर कोई सियासी जमात अमल पैरा है और ना ही किसी को पाकिस्तान के हुसूल का मकसद याद है। हुकूमत अपोजिशन को जेलों में डाले हुए है और अपोजिशन नेशनल इश्यूज़ पर बैठने और बात करने की बजाय सियासत चमकाने में मसरूफ़ है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन आमने सामने है और नतीजे में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हुकूमती वज़रा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफ़ी मंगवाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को घर भेजने के लिए ग्रैंड अलायंस तश्कील देने की जुस्तजू में लगी हुई है। मगर इस जुस्तजू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़े मजबूत नहीं है, बल्कि इख्तलाफात की भरमार है और कारकुनान को पार्टी से निकाला जा रहा है, जिस पर क़यादत में वाज़ेह तक़सीम दिखाई देती है। ऐसे में हालात जो हैं वो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ही तक़सीम है तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई जुए शीर लाने के मुतरादिफ नज़र आती है और इसका सारा फ़ायदा नून लीगी हुकूमत को मिल रहा है, जबकि मुल्क व कौम का मुस्तकबिल भी सियासी जमाती आपसी चपकुलिश की वजह से दाव पर लग चुका है। मौजूदा सिचुएशन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी साहब और उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादर मंदोखेल साहब भी मौजूद है। फैसल चौधरी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, ज़ाहिर है कि रमज़ान को तो हम साथ साथ मना ही रहे हैं और ये बाबरकत महीना है, लेकिन आपको टीम से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? ये एक बार बहुत बड़ी साजिश जो सामने आई, आप इसे साजिश कहेंगे? देखिए फरवा, मेरा किसी टीम में निकालना या ना निकालना वो तो इमरान खान साहब का ही फैसला है, क्योंकि मैं तो इमरान खान साहब का वकील हूँ। तो बाकी ये इंटरनल मैटर है, कोई इतना बड़ा मैटर भी नहीं है। यहाँ पे रोज ही ये होता है। मैं समझता हूँ कि ये इशू से अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है। मैं इतना अहम आदमी नहीं हूँ कि जिसका कहीं पे रहना ना रहना कोई मैटर करे। असल जो मसला ये है कि इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है वो उस पर एक जो है ब्लैंकेट बैन लग गया और आप देखें कि मंगल के दिन भी अलीमा बीबी की मुलाकात नहीं हो सकी और महकमा नज़र सामने नहीं आ सका और इमरान साहब का जो पैगाम जैसे आता होता था वैसे नहीं आया। और आज भी जो है वो हमने वहाँ पे कंसेंट भी दे दी, एक इलीगल ऑर्डर, अनलॉफुल ऑर्डर, उस रूल के ऊपर बुनियाद करते हुए जो कि रूल हाई कोर्ट सेट असाइड कर चुकी है बीइंग अल्ट्रा वायरस इस और वो बुनियादी हकूक के मुनाफी ऑर्डर है। उसके बावजूद मुलाकातें ना होना, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज जो हमने की। फैसल चौधरी साहब, बाबर अवान साहब की मुलाकात हुई जिसपे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ऊपर से मुलाकात होती है। अब ये ऊपर से मुलाकात कौन कराता है ये तो आपको बेहतर पता होगा और वो कैसे हो जाती है। फिर अलीमा खान साहिबा का आपने जिक्र किया तो उन्होंने बाहर आके मीडिया में, ये मैं नहीं कह रही, इन्होंने खुद आकर कहा कि बुशरा बीबी और उनके ख़ानदान की मुलाकात करा दी गई। हालांकि हमारी नज़र में तो वो पूरा ख़ानदान एक ही है, भाभी हो भावे जो एक ही है, लेकिन उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि उनकी मुलाकात करा दी गई, हमारी नहीं करा दी गई। तो ऐसे लगता है तकसीम तो है, किसी ग्रुप की मुलाकात ज़्यादा अहम होती है, किसी की होती नहीं है। देखिए फरमा, ये ग्रुप की बात नहीं है ना। ये जो मुलाकातें बीबी की बेटी हैं या बीबी की भाभी हैं और इमरान खान साहब की जो हमशीरगान है, ये हमेशा होती हैं, ये हर मंगल को होती हैं। बाबर अवान साहब या वकला जो चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी है पीटीआई, तो वो भी हर मंगल को मिलते हैं उनके साथ, हम भी मिलते रहते थे। तो इशू ये है कि आपने फिर अलीमा बीबी की मुलाकात क्यों नहीं कराई? बाकियों की अगर हो गई तो फिर ये सवाल तो फिर बनता है ना कि अलीमा बीबी की मुलाकातें आपने नहीं कराई जिनसे मैसेज बाहर नहीं आया, क्योंकि अलीमा बाहर निकल के वो गुफ्तगू करती हैं जो कि इमरान खान साहब का टोन और टैनर भी वही होता है। तो जो बाहर पीटीआई का वर्कर है वो कोई मेरी शक्ल देखने के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना जी। वो तो अगर जो इमरान खान साहब का पैगाम मैं लेके आता हूँ, इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान की जिंदगी, जेल में उनकी जो सहूलियात या उनकी जो है तकलीफें, उनके ऊपर और जो उनका पैगाम है, ये तीन चीजें हम बाहर निकल के बयान करते थे, जिसके ऊपर अब एक आप समझें कि अनअनाउंस्ड बैन है। आज भी मुलाकात नहीं कराई गई, कंसेंट देने के बावजूद
آج ملاقات نہیں ہو سکی سیاسی کمیٹی کی, اور 2 دن پہلے یہ کہا گیا کہ جی ایسے صورتحال ہو گئی تھی کہ ہم ملاقات کے لیے ضروری تھا کہ یہ کرنا. لیکن پھر میرے جیسے جو ادنا پولیٹیکل ورکرز ہیں یا وکیل ہیں, تو سوال تو پھر وہی آتا نا کہ کس قانون کے تحت ہم نے کنسنٹ دے لیکن دیا. جب آپ یہ بات کرتے ہیں فیصل چودھری صاحب, میں قادر مدوخیل صاحب جسٹ گیو می اے منٹ, جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ سیاسی ٹیم بانی پاکستان تحریک انصاف کو باہر لانے کا لاہ عمل دینے میں ناکام ہو گئی ہے, اور پھر آپ کو بھی ٹیم سے پہلے تو یہ تصدیق کر دیں کہ آپ اب ان کی لیگل ٹیم سے کا حصہ ہیں نہیں ہیں, یہ بھی تصدیق کر دیں. اور جب آپ یہ بیان دیتے ہیں لیگل ٹیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے فروا, یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ ایشو بھی نہیں ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ ایشو ہے کیونکہ آپ نہیں سر آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب جب آپ یہ بیان دیتے ہیں کہ سیاسی ٹیم بانی کو باہر لانے میں ناکام ہو گئی ہے, تو پھر آپ یہ پوری جو ٹیئر موجود ہے اس وقت اسی کی بات کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک تو یہ بیان آپ میں سے جو منسوخ کر رہی ہیں, مجھے الاؤ کیجئے کہ میں اپنا بیان خود دے دوں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس سیاسی حکمت عملی یا لائے عمل نہیں ہے جس سے عمران خان صاحب کو جیل سے باہر لایا جا سکے. ہم ایوان کے اندر اپوزیشن نہیں کر پا رہے ہیں اور ایوان کے باہر سیاست نہیں کر پا رہے ہیں. اس کا وجوہات مختلف ہیں. کیا کچھ وجوہات ہیں؟ حکومت کی, وہ ایک تو حکومت اور ان کے جو ایک مسلسل ریاستی جبر ہے وہ اس کا سب سے بڑی وجہ ہے. دوسرا ایک جو پولیٹیکل ان ایکسپیرینس ہے ہمارے وکلاء کا جو اس وقت آفس ہولڈرز ہیں, وہ بھی آڑے آتا ہے. یعنی کوارڈینیشن کی بھی کمی پارٹی کے اندر بھی ہے اور پارٹی کے باہر بھی ہے, جس کا جو گلہ مولانا صاحب نے بھی کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی. تو یہ چیزیں جو ہیں جب تک آپ ایک لائے عمل نہیں آئے گا سامنے, لیکن نا ورکر تو اس وقت چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا لائے عمل پارٹی دے, تو پارٹی کو یکسو ہو کے اس چیز پہ ہونا چاہیے. وہ جتنی کمیٹیاں ہیں ان کی کوئی اپنے کوارڈینیشن نظر نہیں آتی. پارلیمانی کمیٹی کوئی اور فیصلہ کرتی ہے, پھر کوئی پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ کوئی اور فیصلہ کر دیتی ہے. جب آپ نے کنسنٹ دینی ہوتی ہے تو اس کی مشاورت نہیں ہوتی, تو مشاورت کے بغیر آپ آن دا اسپاٹ ہی دے دیتے ہیں جس کا قانون بھی کوئی نہیں ہے. تو پھر اس سے جو ہے ان کا جو عمران خان کا نیریٹو بھی وار جیت رہے تھے نا, وہ حکومت کے پاس نیریٹو بھی نہیں ہے, باقی تو سارا حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو نیریٹو وار میں جو ہے اب ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلے آئی ہیو اندر کوشچن, لیکن میں چاہوں گی کہ قادر مدوخیل صاحب کو بھی اس میں گفتگو میں شامل کر لیں. قادر مدوخیل صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سنا ہے کہ کندھوں پہ ذمہ داریاں اب آنا شروع ہو گئی ہیں یا آنے والی ہیں, تاکہ وہ ایک ثالثی اور مفاہمت کی بات جو ہے وہ دونوں فریقین کے درمیان کر پائیں. تو وہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آلریڈی اس کی تیاری کر لی ہے یا وہ کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی سے اور دیگر اپوزیشن کی جماعتوں سے بات چیت؟ فروا, مجھے ایک ذرائع مذاق بات کہنے دو کہ فواد چودھری صاحب کو اپنا فیصل چودھری صاحب کو مبارک ہو کہ وہ نواز شریف اور شیر افضل مرد کلب کا ممبر بن گئے. مجھے کیوں نکالا؟ اچھا, تو بہرحال یہ کہ یہ ایسا ایسا جو نا یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ایسا جو لوگ ہیں فواد چودھری صاحب کے کارل بھائی, میرا کوئی گلہ نہیں ہوتا, مجھے کوئی نکال سکتا بھی نہیں ہے. چلو اسی کلب پارٹی سے تو نہیں نکال سکتا نواز شریف والے نہیں, میں اس کلب کا ممبر نہیں ہوں. دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں فیصل چودھری صاحب کو فواد چودھری صاحب کی بھائی ہونے کا میرا خیال میں اس کو نشانہ بنایا گیا. نقصان ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ فواد چودھری صاحب کا گناہ یہ ہے کہ وہ ایک تقریب میں شامل تھے اور اس کے اوپر آج تک جو ہے نا وہ درجنوں مقدمہ درج ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ, پرویز خٹک جو پریس کانفرنس کر رہا تھا تو اسد کیسر صاحب بھی تو موجود تھا, وہ آج لیڈر بھی ہے, کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے, تو یہ کون سا دگلا پن ہے؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے جس کے کونسلر کا تجربہ نہیں ہے, سیاست کی 2 دن کا تجربہ نہیں ہے, وہ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہے, وہ تحریک انصاف کی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹوکنے والا گوربچوف یہی ثابت ہوگا. اچھا, یہی ثابت ہوگا. یہ ایسا سارے جو مین کام کر رہے تھے, چاہے وہ فیصل چودھری صاحب تھے, چاہے وہ شیر افضل مروت صاحب تھے, مشکل وقت میں یہ لوگ کھڑے تھے. نہیں, آپ سمجھتے ہیں جنہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو نکلوایا ہے, میں تو نکلوایا ہی لفظ بولوں گی, انہوں نے ہی فیصل چودھری صاحب کا بھی صفایا کرنے کی کوشش کی, پتہ کاٹنے کی. میں سلمان اکرم راجہ کو گوربچوف کا خطاب دے رہا ہوں. یہ تحریک انصاف کا گوربچوف ہے. یہ تحریک انصاف کا بیڑا غرق کرنے میں, تابوت میں آخری کیل ٹوکنے میں یہی آدمی ثابت ہوگا جس کو تجربہ کسی سیاست کا نہیں ہے, تو وہ اسی طرح کرے گا. آپ مجھے بتا دیں کہ ایسا یہ جو
सलमान अकरम एंड कंपनी कब्जा कर रहा है, जो सियासी वर्कर थे वो कहाँ है तहरीक इंसाफ के, जिनने जेले काले, जिनने जो है ना वो मुकदमात जेले, जिन्होंने जाके बहुत सारे टॉर्चर जो है ना वो बर्दाश्त किए, वो लोग तो नजर नहीं आ रहे। तो ये जो नजर है अभी सुनने में आ रहा है कि गंडापुर साहब की भी छुट्टी होने वाली है, तो ये अच्छा सबकी छुट्टी करेगा और फिर उसके बाद कहेगा कि भाई मैं तो अपनी वकालत कर रहा था, जो मैंने कर दी है मेरे तरीके हिसाब। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, इमरान खान साहब इतने मासूम और भोले नहीं है कि वो किसी एक शख्स की बातों में आके ये फैसले ले रहे हैं, या वो इस तरह के फैसले लेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी हटा दे, ऐसा नहीं है। परवाह पूरे पाकिस्तान गवाह है तहरीक इंसाफ के एक वर्कर से आप पूछे, इमरान खान कान का कच्चा है। आपने मेरे बारे में बोल दिए मंदोखेल ऐसे, वो मुझे तस्दीक नहीं करेंगे, मेरे पर बरसेगा। आप फवाद चौधरी साहब के बारे में कह दे तो उसके बारे में, आप फैसल चौधरी साहब के बारे में, आप किसी के बारे में उसको कान में बोल दो, ये तो तहरीक इंसाफ वाले खुद गवाही देंगे कि इमरान खान इस तरह कान के कच्चे है। तो मैं ये समझ रहा हूँ। दूसरी बात है कि वो शख्स जेल में बैठा हुआ है और वो शख्स जारी बात है, हम वकील है, हमें तजर्बा है कि जो मुलजिम जेल में होता है उसके लिए तो एक एक दिन बारी होता है, उसकी टॉक शो से जलसे जुलूस से कोई ताल्लुक नहीं, उसका ये है कि मेरा मुकदमा कहाँ तक पहुंचा। तो आप मुझे बता दो कि खान साहब की जो मुकदमा थे वो कहाँ तक पहुंचे। अब देखिए रऊफ हसन साहब कह रहे वो कर दो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दो, गौहर खान साहब कह रहे मुकदमा की पैरवी जो रियासत न करे। तो ये कौन सी वकालत वाली बातें जो कर रहे हैं। वकालत वाली बातें तो ये है कि जाके आप अदालत में, अगर अदालत लंबी तारीख दे तो आप अर्जेंट एप्लीकेशन लगा ले। जैसे हिद्दत वाले केस में जो ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं दे रहा था, तो इन्होंने तहरीक इंसाफ की वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 15 दिन का ऑर्डर दिलाया कि 15 दिन के अंदर फैसला करें। और फिर दिन सजा दहशतगर्दी के जो कानून है तो बड़ा वाजिया है, 7 दिन के अंदर इस केस का फैसला होना है। आज 1.25 साल हो गए, फैसला क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ये हायर अदालतों से रब्ता नहीं करते? और इसी तरह सियासत खेलना है, एक एक करके आपने निकालना है, तो वो जल्द जो है ना वो अल्ताफ हुसैन की तरह मुझे लग रहा है इमरान खान भी माइनस हो जाएगा। अल्लाह ना करे कोई, वैसे आप कह रहे हैं माइनस हो जाएगा, माइनस होते हुए हमने आज तक सियासत में देखा नहीं है कादिर मंदोखेल साहब, बल्कि पॉपुलैरिटी उल्टा ऊपर जा रही है। लेकिन जो सवाल आपने उठाए हैं वो मैं चाहूँगी फैसल चौधरी साहब से पूछे एक ब्रेक के बाद, और एक सवाल मेरे पास भी है, एक ब्रेक लेते फिर जल्दी वापस आते हैं। वेलकम बैक फैसल चौधरी साहब। आजम खान सवाती साहब ने भी बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया, वो कह रहे हैं कि पार्टी के जो कारकुनान हैं वो मौजूदा लीडरशिप की शक्लें जो हैं वो देखना नहीं चाहते, उनकी शक्लों से नफरत करते हैं। अब ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। आजम खान सवाती साहब वो हैं जिन्होंने बड़ी सख्तियां झेली हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्टी में एक बयान या कुछ और बात आप भी कर चुके हैं। शेर अफजल मरवत साहब के साथ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन हुई थी और फिर उनका पत्ता काटने की कोशिश की गई थी। अब आप इस सिचुएशन में हैं तो मुझे बताएं कि क्या वाकई पार्टी कारकुनान इतने ज़्यादा थक गए हैं इन शक्लों से? नहीं, जो देखिए स्वाति साहब जो है ना वो कारकुनों की ज़बान बोलते हैं, तो वो बोल उनका जो सेंटिमेंट है आप समझे, जो कारकुनान का सेंटिमेंट, उसकी वजह है कि कारकुनान के साथ वो बड़े इन टच रहते हैं। अभी अटक जेल में भी जो थे उन्होंने बड़ा कैदियों का ख्याल रखा, वो बड़े अपना उस मामले में जो है वो जो उनकी ज़रूरतें भी पूरी करते रहे हैं। खुद भी उन्होंने कैद इस उम्र में झेली, जो उनके साथ हुआ अल्लाह ताला मैं कहता हूँ किसी दुश्मन के साथ भी ना करे, जिस मुसीबत में वो गुजरे। तो स्वाति साहब की जो गुफ्तगू है वो और मेरी गुफ्तगू में आपको वही एक कर्ब या एक दुख या एक वो गुस्सा नजर आता है ना, कि जब हमारी तवज्जो सिर्फ एक नुक्ते पे मरकूज होनी चाहिए कि इमरान खान साहब की रहाई। तो आप कहिए ना, जो फवाद चौधरी साहब भी ऑन रिकॉर्ड मेरे प्रोग्राम में कह के गए हैं कि ग्रुप बंदी है, 3 ग्रुप्स हैं और ये लोग एफिडेविट देकर आए हुए हैं असेंबलियों में, आप भी माने कहें ये बात कि वो ठीक कह रहे हैं? आपके भाई ने ये बात कही है। देखिए भाई साहब की अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। मैं इस बात का प्रीव्यू नहीं हूँ कि किसने क्या किया, मैं सिर्फ इस बात का प्रीव्यू हूँ कि पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस जो है वो कॉस्ट कर रहा है इमरान खान को, और उसमें रियलाइज करना होगा बड़ी जल्दी सबको कि अगर ये इमरान खान साहब को बिहाइंड द बार्स रखेंगे, उनका नैरेटिव भी बंद कर देंगे, तो फिर जरा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हमें इस बात के ऊपर यकसुई के साथ होना चाहिए, बजाय वो तो कह रहे हैं कि खान साहब ने नैरेटिव बंदी की बात पर उनको सेकंड किया, यानी वो अगर वो कोई डिटेल नहीं दे रहे सलमान अकरम रज़ा साहब बाहर आके मीडिया को, तो वो कहते हैं खान साहब ने उनको सेकंड किया इस बात पर, ही अप्रिशिएटेड। सेकंड क्या, अगर उनको क्या बताया, कभी भी नहीं सेकंड हो सकता। मैं आपको इमरान खान साहब को, ये तो कल से आए हैं ना, हम तो बचपन से जानते हैं, हम तो 15 साल से उनके साथ हैं। इमरान खान साहब कभी भी ये बात नहीं करते, अपने नैरेटिव को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं वो, हमेशा वही अंदर से वो नैरेटिव बनाते हैं, वो लेके आते हैं।
इनके ऊपर हो तो नैरेटिव कौन बनाएगा? इसमें तो कोई ऐसी कद्दावर शख्सियत है ही नहीं परवाह मेरे समेत जिनका नैरेटिव लोग सुनना चाहें। लोग तो इमरान खान की बात सुनते हैं, लोग जो हैं उनकी बात पे यकीन करते हैं। वर्कर जो होता है वो अपने लीडर की बात सुनता है, बाकियों की बात क्यों सुनेंगे? वर्कर तो वर्कर एक चीज पूछना चाहता है, वो ये पूछना चाहता है कि आलिया हमजा और जुनैद अकबर खान जो सियासी लोग हैं, जो पुराने कमिटेड वर्कर्स हैं, जब वो लोगों से बात करते हैं लोग ट्रस्ट करते हैं। बाकी जो लीडरशिप 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को नहीं आई वो पुठी हो जाए, वर्कर ने उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। चले यानी आपकी बात से तो मुझे ये लगा है कि बिल्कुल जो बाकी लोग भी बात करते हैं, शेर अफजल मरवत साहब भी बात करते हैं, फवाद चौधरी साहब भी बात करते हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है ना उसके बस की बात, उससे नहीं होने का ये सब कुछ। लेकिन कादर मंदोखेल साहब, अब मैंने पहले भी सवाल किया, दोबारा सवाल कर लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ज़ाहिर है कि PTI की भी ज़रूरत है कि वो बातचीत करे और बातचीत सही दरवाजे खुलते हैं। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो किरदार है, मैं उसके बारे में पहले भी पूछ चुकी हूँ, मैं दोबारा पूछ लेती हूँ कि कितना मुस्बत लग रहा है आपको? क्या PTI वाले बैठ जाएंगे उनके साथ बात करने के लिए? देखिए, PTI वाले बैठे या ना बैठे, हमारा तो फर्ज है कि हम सियासी और जमहूरी किरदार अदा करें। इतनी गालियों की, इतने बुरा भला के बावजूद 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद खुर्शीद शाह साहब इनके पास गए और उनको ये कहा कि आप अक्सरियती पार्टी हो, भले आप आजाद हो, हम आपको सपोर्ट करते हैं गैर मशरू तौर पे। ठीक है। जवाब क्या मिला? गाली गलोच। फिर उसके बाद ज्वाइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब किया इसी असेंबली का, फिर ऑफर की है, जवाब क्या मिला? गाली गलोच। तो उनकी लीडरशिप पे तो वो खुद सवाल उठा रहे हैं ना सर, वो जो फैसले करी लीडरशिप, वो तो खुद उसी का हिसाब मांग रहे हैं, आजम सवाती साहब और दीगर। देखिए, बात ये होता ना कि सवाल ये है कि इमरान खान साहब को मैं क्या कहूँगा, इतने अरसा सियासत में हो गया, मैं अभी भी कहता हूँ कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है सियासी लोगों से बात करने के अलावा। देखिए, मैं एक चीज आप बताऊं कि आज कोई और गोद में, परसों कोई और गोद में होगा, तरसों कोई और गोद में होगा, और अगली तो चाहती भी यही है ना कि तुम नहीं सही तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। वो कौन सा गाना है? वो नहीं, वो गाना नहीं है, वो शेर है कि तू है हर जाई तो अपना भी ये तौर सही, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। हाँ, वही मैंने कुछ चीज सुना, शेर है या गाना जो भी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगले को तो सूट करता है। अब मेरे सुनने में ये बात आई है, क्योंकि ये बात लाइव शो में मेरे साथ शौकत यूसुफज़ई साहब कह चुका है कि मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा, रिजल्ट आपको दूंगा। अच्छा। और ऐसी 40-50 लोग PTI की जिसने एफिडेविट दी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैसल चौधरी साहब नहीं कह रहे, ये शौकत यूसुफज़ई साहब ने कहा। अब सुनने में आ रहा है कि कोई 50 के करीब लगभग लोग है जो वो, तो यही बात तो फवाद चौधरी साहब ने भी की है, जो मैंने शुरू में की है, सर्टिफिकेट एफिडेविट वाली। चलें कंटिन्यू करें। तो ये मतलब है कि 50 के करीब लोग जो होते हैं, जिसको क्या अब ग्रुप का नाम दे दे, वो बागी ग्रुप 2 या अल्टरनेट ग्रुप 2, वो तैयार है। और आपको ये बताऊं कि इससे पहले 26वीं तरमीम में भी ये तैयार थे, सारे ये तैयार थे, लेकिन चूंकि हुकूमत की तादाद पूरी हो गई है, उनको जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो ये सारे लोग तैयार थे। आपने देखा ना, कोई चौथे मंजिल पे, कोई 5वें मंजिल पे, कोई छठे मंजिल पे इंतजार कर रहे थे, और चंद लोगों को तो PTI ने शौकास भी दिया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी वक्त है कि वो सियासी लोगों को तरजीह दे, सियासी लोगों से बात करे। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मौलाना साहब कभी उसका इत्यादि नहीं बनेगा, क्योंकि मौलाना साहब का सबसे बड़ा शिकवा तो ये है कि मैंडेट चोर पख्तूनख्वा। ठीक है, वो उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड भी बोली है कि खैबर पख्तूनख्वा भी दिया गया है, लेकिन आपने जो बात की है कि बातचीत करनी पड़ेगी, फैसल चौधरी साहब फिर तो बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन अभी एफिडेविट वाली बात कादर मंदोखेल साहब ने भी कह दी। बाहर के लोगों को नज़र आ रहा है, वो हनीफ अब्बासी साहब का बयान वैसे तो पुराना हो चुका है, लेकिन मैं याद कराती हूँ, वो कहते हैं कि ये कभी तहरीक कामयाब नहीं कर सकेगी क्योंकि हमारे लोग मौजूद हैं। अब वो कौन से हैं ये तो खैर आपको पता होना चाहिए, या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन अगेन अगर ऑफर आती है बिलावल साहब की तरफ से बैठने की, बातचीत करने की, तो फिर आप लोग बैठेंगे, या आप समझते हैं कि बैठना चाहिए PTI को? नहीं, उसका तरीक़ाकार देखें ना, आपको पहले बदअज़माती की फिजा जो है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। मैंने कल भी ये बात की है, सबसे पहले बिलावल साहब अपोजिशन के अकाबरीन जो है, फजल रहमान साहब हैं, खाकान अब्बासी हैं, आपके महमूद खान अटकज़ई हैं, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब समेत इन ज़ुमा से मिले, और ये लोगों को इजाज़त होनी चाहिए इमरान खान साहब से मुलाकात करके उनको कायल करें। देखिए, ये क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पार्टी है ना,
26वीं तरमीम हो, इलेक्शन चोरी हो, इलेक्शन में फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने में, तो ये बदएतमादी को दूर करने के लिए कोई पॉलिटिकल एंडेवर, और सबसे बड़ी बात होगा जब तक एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं होगी ये मामला नहीं होगा। तो पहले बिलावल साहब जो है एस्टैब्लिशमेंट से और नून से बात करें, फिर अपोजिशन के जो दमा बाहर है उनसे बात करें। इमरान खान साहब को एंगेज करके उनसे बात, इमरान खान साहब कभी भी ना नहीं करेंगे बातचीत के लिए, उन्होंने कभी की भी नहीं है। वो मानते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही तरह बातचीत है, लेकिन उसका जो तरीकेकार है इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रपोजल, वो अगर बेहतर सियासी अंदाज में किया जाए तो मेरा ख्याल में कामयाब हो सकती है। और मैं पर्सनली स्पीकिंग बिलावल साहब ने जो बात की है मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो उन्होंने मुल्क के हालात को देख के एक बात की है, अदर देन कि वो कहते हैं कि आप अपने लीडर की गिरफ्तारी के अलावा कोई बात करें। तो अगर हम अपने लीडर की गिरफ्तारी की बात नहीं करेंगे तो फिर हम और क्या करेंगे? हम उनसे ये बेवफाई तो नहीं कर सकते कि वो जेल में हो और आप समझें कि पार्टी जो है लेकिन ये तो देखना है कि आपके लीडर की रिहाई जो है वो बिलावल साहब के बस की बात है कि नहीं है, क्योंकि हुकूमत में जाहिर है कि वो साथ नहीं दे रहे हैं। उसकी देखिए बात किसी के बस की नहीं है, इशू सिर्फ ये है कि सियासी है ना, तो कोई तरीकेकार तो अख्तियार करना पड़ेगा ना। सियासी तरीकेकार, सियासी हिकमत अमली होगी तो ही इमरान खान साहब बाहर आएंगे। नवाज शरीफ साहब भी डील करके चले गए, इमरान खान ने डील नहीं करनी। तो ये चीजें होती है ना जब आपको कोई जो सियासी, अगर फिर देखिए यहाँ पर मैं जी कादर खिल साहब जस्ट क्विक 30 सेकंड्स प्लीज पैनल चलें। देखिए हम मौलाना साहब के साथ तो पहले ही ऑन बोर्ड थे और आप समेत देखो हमने इनडायरेक्ट आपको भी एंगेज किए 26वीं तरमीम में, आपने माना उसको, आपने अपना मसौदा करा दिया है। बाकी अगर आप शाहिद खान अब्बासी नवाज खोखर ये सिंगल लोगों को की तरफ आप में ले जा रहे हो कि पहले उनको मना ले फिर आपको मना ले, ये मुनासिब नहीं है। तो यानी एक पेज पे होना बड़ा जरूरी है, एग्जैक्टली करना बहुत जरूरी है। कादर मंजूर साहब थैंक यू सो मच। फैसल चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। अहले इस्लाम, आपको गज़ा के मासूमों की जानिब से ईद मुबारक। खाली जेब, खाली हाथ, सिर्फ उम्मीदों, दुआओं और नेक तमन्नाओं के अलावा आपको ईद के तोहफे के तौर पर देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। खेलने को हमारे पास टैंक हैं, बग़ैर फटे मिसाइल हैं, गोलियों के खौल हैं और नाकारा बंदूकें हैं, मगर अफसोस कि ये सब खिलौने हम किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि ये खिलौने आपसे आपका बचपन छीन सकते हैं, आपकी मासूमियत ख़त्म कर सकते हैं, बाप की उंगली छुड़ा सकते हैं, माँ की गोद छीन सकते हैं, बहन भाइयों का साथ छूट सकता है, जिस्म माजूर हो सकता है। अल्लाह ना करे कि इस दुनिया के किसी मुल्क के चहकते और महकते बच्चों को ऐसे खौफनाक खिलौने मिले जो हमें हर बार ईद पर या उससे पहले मिलते हैं। ये खिलौने हमारा चेहरा बिगाड़ चुके हैं, हमें माजूर बना चुके हैं, यतीमी का दुख दे चुके हैं और हमें बेघर कर चुके हैं। हम आसमान की तरफ निगाह उठाएं तो बारूद का धुआं दिखाई देता है, यहाँ गोलियों की बरसात रहती है, टैंकों का तूफ़ान आता है, मिसाइलों और रॉकेटों की आंधियाँ चलती हैं, धमाकों की बिजलियाँ कड़कती हैं, आहनी जहाज़ों की गड़गड़ाहट ने परिंदों के दिल चीर दिए हैं और उनकी चहचहाट ख़त्म हो चुकी है। अटकेलियाँ करते, चौकड़ियाँ भरते जानवर दिखाई नहीं देते और हवाओं में उड़ते, रक्स करते, कतारें बनाते परिंदों का नज़ारा भी देखने को नहीं मिलता। सब्ज़े की जगह बरसते बमों ने गढ़ों और बंजर ज़मीन को दे डाली है और इन्हीं गढ़ों और खंडरात के बीच हम धुआं आलूद आसमान को तकते अपनी ईद गुजारेंगे। लेकिन आप इस एहसास जुर्म में ईद ना गुजारिए कि पुकारता रहा बेआसरा लहू, किसी को बहरे समात न वक्त था न दिमाग, न मुदई न शहादत, हिसाब पाक हुआ, ये खूने खाके नशी था, रिस्क खाक हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी ईद आजमाइशों से मुबर्रा है, मगर आप ये एहसास ज़रूर रखिएगा कि ईद के रोज़ जब आप मज़े की सवैयाँ, हलवे, नमकीन खाने, पकवान, फल वगैरह खा रहे होंगे, रिश्तेदारों को गले लगाएंगे, अपने बच्चों को रंग बिरंगे कपड़े पहनाएंगे, तो यकीन कीजिएगा हम राशन के लिए जिस लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होंगे
وہاں میزائل آن کرے گا. اگر ہم راشن لینے میں کامیاب بھی ہو گئے تو اسے کھانے سے پہلے کسی گولی کا نشانہ بن جائیں گے, کسی ٹینک کا نوالا بن جائیں گے. ہمارے گھروں اور گلیوں میں موت کا رقص ہوتا ہے. ہماری زندگی ایک ایسا نغمہ ہے جو جد و جہد اور بہادری کی دھن ہے اور سروں میں لکھا گیا ہے. ہمارا راستہ پرخار ہے اور ہمیں مسکراتے ہوئے اسے پار کرنا ہے. ہمیں تھک کر بیٹھنے کی نہ طلب ہے اور نہ اجازت. ہمارا فرض ہماری جان سے بڑھ کر ہمارے لہو سے زیادہ مقدس اور ہماری سانسوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہے. اسی لیے آپ یقین کریں کہ ہم موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیوانہ وار رقص کرتے اور اسے مات دیتے ہیں. آسمان شکن توپوں, گرجتے برستے جہازوں اور عمارتیں زمین بوس کرتے ٹینکوں کی چنگھاڑوں سے کئی زیادہ بلند ہماری کلکاریاں ہوتی ہیں, اور اس سارے اسلحے بارود سے کئی بھاری اور مضبوط ہمارے ارادے ہیں. ہمارے 50,000 شہداء ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکے. ہمارے 9,000 معصوم بچوں کی شہادتیں ہمیں کمزور نہیں کر سکی. 10 لاکھ بے گھر افراد, بے آسرا خاندان ہمیں جھکنے پر مجبور نہیں کر سکے. غازہ کی زمین پر گرایا گیا ہزاروں ٹن وزنی بارود ہمیں توڑ نہیں سکا. ہم میزائلوں, ٹینکوں اور بموں کا مقابلہ کنکر, غلیل اور پتھر سے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دل نہیں, جگر بڑے ہیں. لہٰذا ہمیں جتنے بھی دکھ مل رہے ہیں ہم اسے ہنس کے ٹال رہے ہیں. آپ کو عید پر عیدی نہیں دے سکتے مگر دعائیں ضرور دے سکتے ہیں. لہٰذا ہم یہ دعائیں آپ کے لیے کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں. ہمارے مسلمان بہن بھائیوں, ہمیشہ سلامت رہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی آزمائش میں نہ ڈالے. میرے پیارے غزہ کے باسیوں, آپ کا نوحہ مجھ تک پہنچا, صرف مجھ تک ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر ایک فرد تک ایسا پہنچا کہ سبھی اپنے آپ کو اس جرم کا حصے دار سمجھنے لگے ہیں. اے فلسطین, میرے قبلہ اولی, تیرا مجرم, تیرا گنہگار ہوں میں. ہر سزا, ہر ملامت کا حقدار ہوں میں. تیرے سینے پہ دہشت برستی رہی اور میں چپ رہا. زیست روتی, بلکتی, سسکتی رہی اور میں چپ رہا. تیرے بیٹے تیری آن پہ کٹ گئے, جیب و داماد تھے خالی مگر ڈٹ گئے. آپ یقین مانیں, انسانیت شرمندہ ہے, اسے اپنا وجود بوجھ محسوس ہوتا ہے. خون آپ کا بہہ رہا ہے اور شرمندگی کے پسینے انسانیت کے ماتھے سے پھوٹ رہے ہیں. انسانیت بانجھ ہو چکی ہے. دنیا شرمندہ, اور اس خطہ ارض پہ رہنے والے ہم سبھی لوگ اور ہم سبھی لوگوں کے ماتھے پر ذلت کا جھومر لٹک رہا ہے. اور اسی احساس جرم میں آپ کی یہ بہن آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی کی درخواست کرتی ہے. مگر پھر خیال آتا ہے کہ میں معافی مانگوں بھی تو کس سے مانگوں؟ کیا سینکڑوں ٹن ملبے کے نیچے پڑے لہو لہان 2 سالہ بچے سے معافی مانگوں کہ جس کے پاس اس کے ماں باپ کے بے جان لاشیں پڑے ہیں؟ یا پھر 7 سالہ اس معصوم بچی سے معافی مانگوں جو اپنی بلی کو سینے سے لگائے فائر جیٹس کی بمباری سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا 70 سالہ ماں سے معافی مانگوں کہ جس کے آنگن میں ایک لاشا پڑا ہے؟ یا پھر اس باپ سے معافی مانگوں جس کی گود میں کھیلنے والی, اٹکیلیاں کرنے والی معصوم شہزادی کی لاش اب اس کی باہوں میں پڑی ہے؟ یا پھر ان نابالغ بچوں سے معافی مانگوں جنہیں اپنے ماں باپ کو دفنانے کا بھاری بوجھ اٹھانا ہے؟ ان یتیم بے سہارا بچوں سے معافی مانگوں جن کا پورا خاندان شہید ہو چکا ہے؟ یا اس 80 سالہ بوڑھی بزرگ خاتون سے معافی مانگوں جس کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں بچا؟ بازو سے معذور, ٹانگیں گوا دینے والے, آنکھوں کا نذرانہ دینے والے, جسم گولیوں سے چھلنی کرانے والے, یا پھر اپنی آدھے وجود سے محروم ہو جانے والے, قبلہ اول کی رکھوالی کرنے والے اور اپنے لہو سے غازہ کی زمین کو سرخ کر دینے والے عظیم مجاہدین, بزرگوں, بچوں, جوانوں اور عورتوں میں سے کس سے معافی مانگوں؟
میں معافی کی اہل تو نہیں، مگر التجا ضرور کر سکتی ہوں اور آپ کو یقین دلا سکتی ہوں کہ میں جہاں بھی گیا عرض وطن تیری تذلیل کے داغوں کی جلن دل میں لیے، تیری حرمت کے چراغوں کی لگن دل میں لیے، تیری الفت تیری یادوں کی کسک ساتھ گئی، تیرے نارنج شگوفوں کی مہک ساتھ گئی، اور اسی دل گرفتہ حالت میں جی رہی ہوں اور کڑتی رہتی ہوں کہ کاش میرا رب مجھے وہ ابابیل بنا دیتا جو ابراہہ کے ہاتھیوں پر کنکریاں مارتی، مجھے اس بڑھیا کے برابر ہی کر دیتا جو یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی فہرست میں نام لکھواتی رہی، یا پھر وہ طائر ہوتی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی آگ بجھانے کے لیے اپنی چونچ میں پانی لاتا رہا، یا پھر میں ان 72 میں ہی شمار ہوتی جو اسلام کے نام پر کٹ گئے، مگر افسوس کہ میں ان میں سے کہیں نہیں، ایک بے بس اور مجبور انسان ہوں، اور اپنے ایمان کے شاید اتنے انتہائی کمزور ترین درجے پر ہوں کہ میں ظالم اور جابر یہودیوں کے مظالم پر فقط برا مان سکتی ہوں، اور اس کے علاوہ مذمتوں، قراردادوں، عالمی انصاف کی عدالتوں اور انسانیت کے علم بردار اداروں کی زنجیریں عدل ہلا سکتی ہوں، اور ہلا کر دیکھ بھی چکی ہوں، مگر مایوس ہو چکی ہوں، اور خود کو احساس دلاتی اور بتاتی ہوں کہ آپ کا بھی وہی خدا ہے جو میرا خدا ہے، آپ کا بھی وہی کعبہ ہے جو میرا کعبہ ہے، آپ کا ایک قبلہ اول بھی وہی ہے جو میرا قبلہ اول ہے، آپ کا بھی وہی قرآن ہے جو میرا قرآن ہے، اور آپ کا بھی وہی نبی اور آخر زمان ہے جو میرا نبی ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ آپ سرخ رو ہیں اور میں شاید ناکام و نامراد، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہیں اور میں گناہ گار ہوں، اور ڈرتی ہوں کہ روز محشر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گی، ان سے کیسے نظریں ملاؤں گی، اور آب کوثر کی طلبگار کیسے بنوں گی۔ اگر آپ یہ احسان کر دیں کہ آپ شکایت نہ کریں، آپ کی آہوں نے عرش بری کو نہ ہلایا، اور اگر آپ پر مظالم کی داستان نے اللہ کے قہار و جبار ہونے کو متوجہ نہ کیا، تو مجھ گناہ گار کو بھی شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ بس آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہی التجا ہے کہ شکوہ لب پر نہ لائیے گا، اور اپنی آزمائشوں پر میرے انہی الفاظوں اور التجا کی لاج رکھ لیجئے گا، اور روز محشر میرا گریبان مت پکڑیے گا، کیونکہ مجھے میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، میں اپنے وجود کو کوستی رہتی ہوں، سوچتی ہوں کہ اسی قوم کے وارث ہم ہیں جس نے اولاد پیغمبر کا تماشا دیکھا، جس نے سادات کے خیموں کی تنابیں توڑی، جس نے لخت دل حیدر کو تڑپتا دیکھا، ام کلثوم کے چہرے پہ تماچے مارے، شام میں زینب و صغرا کا تماشا دیکھا۔ اے میری قوم، تیرے حسن کمالات کی خیر، تو نے جو کچھ بھی دکھایا وہی نقشہ دیکھا۔ یہ سبھی کیوں ہے، یہ کیا ہے، مجھے کچھ سوچنے دے، کوئی تیرا بھی خدا ہے مجھے سوچنے دے، کوئی تیرا بھی خدا ہے مجھے سوچنے دے۔